वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 5 राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में। पाठ का परिचय है। यह पाठ राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती की जीवनी है, यानी उनकी जीवन की कहानी है। इसमें इनका जीवन परिचय तथा उपलब्धियां दी गई है। पाठ का उद्देश्य है पाठ का शुद्ध पठन करवाना, कवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन से परिचित करवाना तथा साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। अब हम देखेंगे पाठ के बारे में। राष्ट्रकवि भारती का जन्म 11 सितंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एटियपुरम में हुआ था। यानी ये राष्ट्रकवि भारती का चित्र है उनका, और उनका जन्म 11 सितंबर को 1882 को तमिलनाडु के गांव एटियपुरम में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। बचपन में सुबैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्यम बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में आगे थे। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। उनकी कविता की प्रशंसा सुनकर एटियपुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। तो ये कहानी किसके बारे में है? ये राष्ट्र कवि थे जिनका नाम है सुब्रमण्यम भारती, ये उनके बारे में है। और उनका जन्म तमिलनाडु में एटियपुरम गांव के अंदर हुआ था। उनकी अम्मा का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। उनको बचपन से ही सुबैया नाम से पुकारा जाता था। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो सिर्फ 7 वर्ष की आयु में यानी 7 इयर्स के अंदर उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। और वो इतनी अच्छी कविता लिखते थे, उनकी कविताओं की प्रसिद्धि चारों तरफ इतनी फैली हुई थी कि वहां के जो राजा थे, एटियपुरम के राजा जो साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने एक कवि सम्मेलन के लिए ये सुब्रमण्यम स्वामी को इनविटेशन दिया, यानी उन्हें बुलावा भेजा। अब वहां पे क्या होता है देखते हैं। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुबैया ने अपनी कविताओं से ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि इनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। क्या बताया है इसके अंदर कि 11 वर्ष के थे तब उनको कवि सम्मेलन में बुलाया था। तो 11 वर्ष की कवि ये सुब्रमण्यम भारती की कविता सुनकर वहां जो उपस्थित थे कवि सम्मेलन के अंदर, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि आए होंगे। तो वो सारे कवि और सारे राज दरबारी उनकी कविता को सुनकर, इनकी प्रतिभा को देखकर क्या हो गए? चकित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी आयु का उम्र का लड़का इतनी अच्छी कविता बना सकता है। राजा ने सुबैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। उनकी कविता राजा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान की देवी सरस्वती देवी है उनकी उपाधि का अर्थ होता है सम्मान या फिर पद, यानी सरस्वती का सम्मान देकर उन्हें भारती से सम्मानित किया, भारती नाम से सम्मानित किया। ज्ञान की देवी का दूसरा नाम है भारती, तो उनका जो नाम है वो नाम से उनको सम्मानित किया। यह उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्हें बहुत कम समय में ही संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। और उन्होंने अपनी प्रतिभा का अर्थ होता है असाधारण योग्यता, यानी उनकी प्रतिभा इतनी थी कि उन्होंने बहुत कम समय के अंदर संगीत का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके पास कविता का तो ज्ञान प्राप्त था ही और साथ साथ में उन्हें संगीत का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई दे जाती है। उन्होंने जो कविताएं बनाई, लयबद्ध कविताएं बनाई, उसके अंदर से उनकी संगीत के ज्ञान की झलक हमें दिखाई देती है। 1896 में उनका विवाह चेलम्मा के साथ हुआ। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिता का देहांत हो गया। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्यम पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारी के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया। देखो क्या होता है,
फिर 1896 में यानी 1896 में उनका विवाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। और किससे हो जाती है? चेलम्मा के साथ हो जाती है। और शादी होने के थोड़े ही वर्ष के बाद उनके पिता का देहांत यानी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उनकी माता तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, यानी उनकी माता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके सारे घर की जिम्मेदारी अब सुब्रमण्यम के ऊपर आ गई थी। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारी दोनों उनके सर पे थे। तो इनके चलते उन्होंने सोचा कि मैं काशी जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए काशी चला जाऊं, ऐसा उन्होंने विचार किया। काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। वहां पे जहाँ पे काशी गए वहां पे उन्होंने क्या किया? हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। और वहां पे जो प्रयाग विश्वविद्यालय है वहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। पहले जब 12th पास हो उसे मैट्रिक पास कहा जाता था, तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा वहां पे पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। काशी का भारती के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनावा कब बदल गया इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। काशी के दौरान, काशी में थे उस दौरान उन्होंने कविता लिखना बंद नहीं किया। पढ़ाई के साथ साथ भी उनका कविता लिखने का कार्य क्या था? जारी था। काशी में जब वो रहते थे तो काशी के वहां के रहन सहन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उनका पहनावा पूरा बदल गया। और बाद में जो उनका काशी का अपनाया हुआ पहनावा था वही उनका परिचय बन गया था। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान बन गई। जो ये काशी की वेशभूषा उन्होंने अपनाई थी, बाद में वही उनकी पहचान बन गई। साहित्य और देश की सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में बंग भंग आंदोलन का भारती के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी ये सब कविताओं में इंटरेस्ट होने के बाद, उनके प्रति रस होने के बावजूद भी उनके अंदर साहित्य के प्रति तो रुचि थी ही, साथ साथ में उनके अंदर देश सेवा के प्रति भावना भी बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। और जब 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ तो ये आंदोलन का प्रभाव उनके मन के ऊपर बहुत पड़ा। ये आंदोलन ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भारती ने अपनी वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जन मन में देश सेवा और आजादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। क्या किया उन्होंने? वो बंग भंग आंदोलन का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनके अंदर देश सेवा की भावना जागृत हुई। तो उन्होंने देश सेवा के लिए क्या किया? उनके पास जो जो वाणियों का नॉलेज था, जो जो वाणी का प्रभाव था, उसके अंदर उन्होंने हिंदी, बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के बारे में वो जानते थे। तो वो सारी भाषाओं के अंदर उन्होंने क्या किया? लिखनी यानी लिखना शुरू किया। और इससे उन्होंने परतंत्र भारत यानी जो अभी आजाद नहीं था, ऐसा भारत जो अंग्रेजों की गुलामी के अंदर था, वैसे भारत के लोगों के जन और मन, लोग यानी लोगों के मन के अंदर देश सेवा और आजादी की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग किया। अलग अलग भाषाओं के अंदर अपनी लेखनी का प्रयोग जन मन में देश सेवा और आजादी की भावना को जागृत करने के लिए किया। ओजपूर्ण कविता और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जग जागरण का काम किया। उनकी जो ओजपूर्ण कविता थी, ओजस से भरी हुई कविता थी और ओजस्वी वाणी, ओजस का मतलब होता है जोश से भरी। ओके, उनकी जोश से भरी जो वाणी थी वो वाणी ने सबके मन का जन जागरण का काम किया, यानी लोगों के अंदर जागृति का काम किया। इसी समय इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। जिस समय ये सब काम कर रहे थे उसी समय उन्होंने अपना एक कविता संग्रह, काव्य संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया जिसका नाम था स्वदेश गीत। उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता था। उनका लेखन इतना उत्कृष्ट था, इतना बढ़िया था कि उन्हें महाकवि थे एक भरतियार नाम के एक महाकवि थे, उनके नाम से भी उनको जाना जाता था। वे एक सच्चे राष्ट्र कवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों में झलकता है। भारत माता के प्रति वो एक सच्चे देशभक्त थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह कैसे झलकता है ये एक पंक्ति में देखेंगे।
आओ गाए वंदे मातरम, भारत माँ की वंदना करें हम। ये उनकी कविता की पंक्ति है जिससे उनके राष्ट्र प्रेम की झलक हमें मिलती है। परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारतीय 1919 में 1919 में गांधी जी से मिले। यानी परतंत्र यानी जो देश भारत आजाद नहीं था, वो परिस्थितियों के अंदर वो किससे मिलते हैं? 1919 में वो गांधी जी से मिलते हैं। एक सभा में दिए गए उनके भाषण से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। यानी एक सभा के अंदर भारती ने इतना अच्छा भाषण दिया था कि उनके प्रभाव से गांधी जी भी रुक नहीं पाए, उनसे बात किए, उनकी प्रशंसा किए बिना रुक नहीं पाए। यह वही समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रन के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जब ये गांधी जी के संपर्क में आए, गांधी जी ने उनका भाषण की प्रशंसा की, तब ये समय के अंदर उन्होंने स्वदेशन मित्रन नाम का जो एक मैगजीन आता था उसको संपादन करने की, यानी उसको बनाने की, छापने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अपनी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गए। जुलाई 1921 में ऐसी घटना घटी जिससे सब शोक सागर में डूब गए। जुलाई 1921 में यानी 1921 के अंदर एक घटना घटती है जिसके सब शोक सागर में डूब गए, यानी बहुत दुखी हो गए। मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अचेत हो गए। क्या हुआ देखो, मंदिर के अंदर वो हाथी को भोजन दे रहे थे, हाथियों को खाना खिला रहे थे, तब एक हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर फेंका कि वो अचेत हो गए, यानी मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। यानी जुलाई में उनके साथ ये घटना घटी थी, उसके बाद सितंबर में उनकी मृत्यु हो गई। अपने छोटे जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है। यानी उनकी आयु कितनी थी? बहुत छोटी आयु, उनका आयुष्य बहुत कम था। उन्होंने जितना भी जीवन जिया वो सभी राष्ट्र सेवा के लिए दिया। राष्ट्र सेवा के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है, यानी कभी न भुला सकने वाला है, और प्रशंसनीय है, यानी तारीफ करने के लायक है। ऐसा उन्होंने काम देश के लिए किया। सारे पैराग्राफ के नीचे हर पेज में लास्ट में उसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया है पाठबोध, जिसके अंदर है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, जो वर्ड को ओनली नोटबुक के अंदर लिखना है। राष्ट्र कवि, सुब्रमण्यम, अद्भुत, साहित्य प्रेमी, सम्मेलन, लयबद्ध, विश्वविद्यालय और उत्कृष्ट। अभी हम देखेंगे कुछ मौखिक प्रश्न और कुछ लिखित प्रश्न। ये प्रश्नों को हम लोग उसके उत्तर देखेंगे नोटबुक के अंदर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर आएगा, भारती का जन्म 11 सितंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एटियपुरम में हुआ था। प्रश्न नंबर ख, सुब्रमण्यम भारती को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उत्तर आएगा, सुब्रमण्यम भारती को बचपन में सुबैया नाम से पुकारा जाता था। अभी देखेंगे ग, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था? तो उत्तर आएगा, 11 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं पर 7 वर्ष आएगा। 7 वर्ष की आयु से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, 11 नहीं आएगा। ओके, 7 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न घ, साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें कहाँ बुलाया? तो उत्तर आएगा, साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। लिखित प्रश्न देखेंगे। लिखित प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर क है,
कवि सम्मेलन में उपस्थित कवि चकित क्यों हुए? तो क्या हुआ जिससे सब चकित हो गए थे? तो उत्तर आएगा, मात्र 11 वर्ष की आयु में दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुबैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि उनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। राजा ने उनकी काव्य प्रतिभा का सम्मान कैसे किया? उसका उत्तर आएगा, राजा ने उनकी काव्य प्रतिभा का सम्मान ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से किया। प्रश्न नंबर ग, काशी में रहने से भारती के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उत्तर आएगा, काशी में रहने से उनका पहनावा बदल गया। काव्य में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। प्रश्न नंबर घ, भारती ने जन जागरण के लिए क्या किया? तो उत्तर आएगा, भारती ने जन जागरण के लिए ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी, आजादी की भावना तथा देश सेवा की भावना का प्रचार किया। ओजस्वी, भारती ने जन जागरण के लिए ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से आजादी की भावना तथा देश सेवा की भावना का प्रचार प्रसार किया। ऐसे इस उत्तर को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ड, वह कौन सी घटना थी जिससे सब शोक सागर में डूब गए? तो उत्तर आएगा, जुलाई 1921 में मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अचेत हो गए। कुछ समय बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो जाने से सभी शोक सागर में डूब गए। प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने नोटबुक के अंदर देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से करो। यानी यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर कुछ वर्ड मिसिंग है, कुछ वर्ड नहीं लिखे हैं, जिसको हमें यहाँ से चूज करके लिखना है। सबसे पहला है, राष्ट्रकवि खाली जगह का जन्म। राष्ट्रकवि कौन है? भारती। तो राष्ट्रकवि भारती का जन्म खाली जगह को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर को। ओके, 11 दिसंबर को। तो यहाँ से 11 दिसंबर हम लिखेंगे यहाँ पे। उनकी माता का नाम खाली जगह और पिता का नाम खाली जगह था। क्या था उनकी माता का नाम? अम्माल। ओके, कहाँ पे लिखा है? यस, लक्ष्मी अम्माल। और उनके पिता का नाम क्या था? चिन्ना स्वामी अय्यर। तो ये दोनों वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे। खाली जगह, राजा ने उन्हें दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। किस राजा ने? साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें राज दरबार में बुलाया। खाली जगह में उनका विवाह खाली जगह से हुआ। यानी 1882 में उनका विवाह किससे हुआ? चेलम्मा के साथ हुआ। ऐसे ये हम पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन यानी भाषा की बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यानी जो वाक्य लिखा है वो वाक्य के लिए कोई एक वर्ड हमें लिखना है। जैसे कि कविता की रचना करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? जो कविता की रचना करता है तो उसे कहेंगे कवि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कवि। वैसे ही दूसरा वर्ड है, जिसके मन में साहित्य की प्रति प्रेम हो। तो कौन आएगा साहित्य के प्रति प्रेम वाला? साहित्य प्रेमी। तो ये वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे। ग, जिसमें प्रतिभा हो। क्या आएगा? जिसमें प्रतिभा हो उसे क्या कहेंगे? एक वर्ड में अगर आंसर देना है तो प्रतिभाशाली। तो ये वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। घ, जो भूलने के योग्य न हो। जो भूलने के योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? एक वर्ड में अविस्मरणीय। ओके, तो ये वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। ड, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। तो ये वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, जो शब्द किसी काम के करने
या होने के बारे में बताते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। ओके, यानी किसी वर्ड से वो क्रिया यानी वर्ब, क्रिया के बारे में या क्रिया चल रही है, हो रही है, उसके बारे में जो वर्ड बताता है वो वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ब या फिर क्रिया। जैसे कि पढ़ना वो एक क्रिया है, खेलना, दौड़ना, हंसना, चलना आदि। उचित क्रिया शब्द से वाक्य पूरे करो। यहाँ पे वाक्य लिखे हैं जिसके अंदर पीछे कुछ क्रियाएं दी गई है, वर्ब लिखे हुए हैं, तो हमें राइट वर्ड यहाँ पे लिखना है। पहला है, राजा ने उन्हें राज दरबार के कवि सम्मेलन में खाली जगह बुलाया कि बुलाओ। यस, बुलाया। ओके, तो ये वर्ड लिखना है यहाँ पे। ख, 1896 में उनका विवाह चेलम्मा के साथ होगा या फिर हुआ। ये साल तो बीत गया है तो होगा आएगा नहीं, हुआ आएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे हुआ। ग, ये उच्च शिक्षा के लिए काशी खाली जगह गए कि जाए। क्या आएगा उच्च शिक्षा के लिए? गए या फिर जाए? गए, जाए आ सकता नहीं। भारती 1919 में गांधी से खाली जगह मिलेंगे या फिर मिले। मिलेंगे तो क्या आएगा? नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? मिले शब्द आए। प्रश्न नंबर 3, उचित विलोम शब्द से मिलान करो, यानी ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है और उसको मैच करना है। जन्म, जन्म का विलोम शब्द क्या आएगा? मरण। प्रारंभ, प्रारंभ का विलोम शब्द क्या आएगा? अंत। ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द आएगा अज्ञान। कोमल, कोमल का विलोम शब्द आएगा कठोर। दुखी, दुखी का विलोम शब्द आएगा सुखी। प्रशंसा का विलोम शब्द आएगा निंदा। उच्च का विलोम शब्द आएगा निम्न। आजादी का विलोम शब्द आएगा गुलामी। प्रिय का विलोम शब्द आएगा अप्रिय। आनंद का विलोम शब्द आएगा शोक। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।